इन बच्चों, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा बीच में एक हफ्ते का गैप हो गया। यहाँ पर नेट की दिक्कत है, नेट की दिक्कत थी, अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई है तो फिर वीडियो शूट किया जा रहा है। नेट की दिक्कत की वजह से ये बीच में एक हफ्ते का गैप हो गया था, ठीक है ना। बाकी आज हम लोग इस वीडियो में सन 2024 का पेपर कोड 822HZ सॉल्व करेंगे और OMR वाले प्रश्न पहले आज हम लोग ओके करेंगे 1 से 20 तक, ठीक है ना। उसके बाद तब खंड ब जो है अगले वीडियो में हम लोग शूट करेंगे, देखा जाएगा। अभी जो है OMR वाले प्रश्न हम लोग 1 से 20 तक आज जो है सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे और इसका पूरा हल देखेंगे फुल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और देखो जी, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, पूछ रहा है कि परिमेय संख्या होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सी परिमेय संख्या है ये बताना है। तो विकल्प नंबर सी ही सही है, विकल्प नंबर सी डायरेक्ट, क्योंकि देखो विकल्प नंबर ए में √2 है, ये तो अपरिमेय संख्या है। विकल्प नंबर बी में √3 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और विकल्प नंबर डी में √7 है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। केवल विकल्प नंबर सी में दिया है कड़ी में 9 और इसका वर्गमूल होता है पूरा ठीक ठाक 3 और 3 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में हो गया। देखो विकल्प नंबर सी मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यानी प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 2 आ गया। इसमें कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो एक द्विघात समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो परवलयाकार बनता है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। बाकी रैखिक समीकरण का ग्राफ तो आप लोग चैप्टर 3 में बनाए हैं। रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है, लेकिन द्विघात समीकरण का ग्राफ परवलयाकार बनता है, ठीक है ना। देखो जी, इस टाइप से परवलयाकार, इस टाइप से ये द्विघात समीकरण का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि परवलयाकार, इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस विकल्प नंबर ए टिक कर देना है, मतलब गोला भर देना है आप लोगों को, कुछ करना नहीं है इसमें भी। ये याद रखना है कि एक द्विघात समीकरण का ग्राफ परवलयाकार बनता है, ठीक है ना। तो बस हो गया प्रश्न नंबर 2 भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया प्रश्न नंबर 3। इसमें 2 समीकरण दे रखा है। देखो जी, एक तो दे रखा है x/a बराबर y/b, एक तो समीकरण ये दे रखा है, और बाकी ये एक समीकरण ax प्लस by बराबर a² प्लस b², ये 2 समीकरण दे रखा है और इसमें y का मान पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, और केवल y का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करें, ये जो है यहाँ से जो समीकरण एक अभी हम लोग ये दे रखा है x/a बराबर y/b, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का मान हम लोग ज्ञात कर लें, ठीक है। मतलब y का मान नहीं, x का मान ज्ञात कर लिया जाए, और इस x का मान अभी अगले वाले समीकरण में पुट करके वहां से y का मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो bx बराबर ay होगा, और x बराबर देखो जी ay/b, ये देखो जी ये समीकरण एक मान लो अब, ठीक है ना। और जो है ax प्लस by बराबर a² प्लस b², ये दिया है जी, ये समीकरण 2 इसे मान लिया जाए, ठीक है ना। ये देखो जी समीकरण 2 इसे कर दो। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग जो है मान रख रहे हैं जी, और मान जो है अगले पेज पर मतलब रख दिया जा रहा है ax प्लस by बराबर a² प्लस b², और इसमें जो है a का मान, तो a का मान जी क्या है, a का मान जो है ay/b है, तो a का मान मतलब कि x का मान ay/b प्लस by बराबर a² प्लस b²। देखो सब कुछ वैसे ही लिखा गया है। अब y का मान याद करना है, तो एक काम करें, पहले हम लोग इधर लेफ्ट में ही थोड़ा एलसीएम ले लें हम लोग, ठीक है ना। तो यानी कि हो जाए, मतलब कि पहले तो a² बटे by प्लस by बराबर a² प्लस b², ये थोड़ा a गुणे में था तो गुणा कर दिया गया, और एक काम किया जाए y कॉमन कर दिया जाए y को कॉमन कर दिया जाए, तो a² बटे b प्लस b ये बचा जी, ठीक है ना। क्योंकि y का मान निकालना है हमें, केवल y का मान ज्ञात करना है, तो अब y का मान ज्ञात करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। अब देखो जी, अब जो लेफ्ट में ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो है एलसीएम पहले ले लिया जाए, ठीक है ना। एलसीएम
तो यानी कि y और ब्रैकेट में जो है b एलसीएम बन जाएगा, फिर तिरछा गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है b एलसीएम बना दिया जाए और फिर ऊपर जो है आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो जी, ये सब मिला, देख लो। ये ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट में एलसीएम लिए हम लोग, तो b एलसीएम बना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर लिख दिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब, और देखो अब यहाँ क्या किया जाए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बटे बी बराबर, सॉरी बराबर मत लगाएं अभी हम लोग, ये ब्रैकेट में लिख लो यहीं पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो अब यहाँ ब्रैकेट में करके ये और ये काट दिया जाए, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो वो बटे में बनेगा, अब बटे में होगा तो फिर कैंसिल, एक बार में ये कैंसिल होगा जी। और फिर क्या बचा अब, तो y बटे बी बराबर 1 बचा, और यहाँ से जो है y का मान आ गया b का पक्षांतर राइट में, तो b यानी कि ये रहा जी। ये y का भी मान हम लोग याद कर लिए, y का मान b आया, तो हम लोग देख लें थोड़ा सा कौन सा विकल्प सही है ना। ये देखो जी, विकल्प नंबर सी सही हुआ जी, y का मान जो है b आया है केवल, तो यानी विकल्प नंबर सी सही हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 भी आप लोगों का फाइनल। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो चारों विकल्प में से क्या सही है। तो अब देखो जी, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होने का प्रतिबंध है, पहले हम लोग लिखें ये, कोई मूल वास्तविक नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होने का प्रतिबंध बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये छोटा होता है 0 से छोटा होता है, ये कोई मूल वास्तविक नहीं होने का प्रतिबंध है, ठीक है ना। या मूल काल्पनिक होने का प्रतिबंध बोल दो, तो ये सब याद रखना है, मतलब कि कोई मूल वास्तविक नहीं होने का प्रतिबंध बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है ऊपर देखो द्विघात समीकरण से जो भी मान है यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण में देख लो, ए का मान, बी का मान, सी का मान, जो भी मान है वो हम लोग इसमें रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जो है चारों विकल्प में से अभी एक पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो देखो जी, बी का मान तो माइनस में 4 है, ठीक है ना। ए का मान 1 हो जाएगा और सी का मान ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, उसके बाद -4 का स्क्वायर हटाएंगे तो +16 आएगा, -4a यहां से मिलेगा, ठीक है ना। ये पीछे देख सकते हैं आप लोग, -4 का स्क्वायर हटाए हैं तो +16 मिला, और इधर माइनस में 4 एकम 4a, ठीक है ना। तो ये सब हो गया जी। अब देखो, अब 16 हम कर दें राइट में, 16 को कर दें राइट में, तो माइनस में 16 हुआ, और इसमें अब माइनस से माइनस कैंसिल किया जाए, तो माइनस से माइनस मतलब यह जो है एक असमीका चल रहा है, असमीका है। जब किसी कथन में, जब गणितीय कथन में छोटा या बड़ा या छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर, ये चारों चिन्ह जब आ जाता है किसी गणितीय कथन में, तो हम कहते हैं कि वह असमीका है, समीकरण नहीं है, असमीका। और असमीका का नियम होता है कि हम ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, माइनस से माइनस कैंसिल होगा लेकिन असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि अब देखो जी, ये घूम गया असमीका, ठीक है ना। ये देखो, खुला भाग राइट तरफ था, अब खुला भाग लेफ्ट तरफ हो गया जी असमीका का, तो माइनस से माइनस इस प्रकार यहाँ कैंसिल हुआ। बराबर अगर बीच में बराबर रहा होता तो अभी हम लोग तुरंत माइनस से माइनस वहीं पर काट दिए होते, ठीक है ना। तो फिलहाल असमीका है, तो अब नियम से माइनस खत्म किया गया है, और यहाँ पर अब 4 से 16 आराम से काट दिया जाए, तो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 यानी कि a बड़ा 4। अब यही आंसर है, अब देख लिया जाए भाई कौन सा विकल्प सही हुआ, a बड़ा 4। तो a बड़ा 4 मतलब कि विकल्प नंबर बी सही है, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है ना। देख लो जी, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी सही है, ओके, a बड़ा 4, ठीक है ना। देखो जी, तो ये प्रश्न नंबर जो है हम लोग 4 भी ओके किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है
इसमें जो है समांतर श्रेणी दे दिया गया है और इसका दसवां पद ज्ञात करना है। तो सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर मान लिया जाए। माना ए बराबर मतलब पहला पद कड़ी में 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद डी बराबर, तो डी बराबर जो है डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होता है, यानी कि घटा देंगे तो कड़ी में 2 आया, ठीक है। और क्या होता है जी, और n का मान यहाँ से जो है 10 दे रखा है, n का मान। तो हमें ज्ञात करना है an मतलब a10, दसवां पद मतलब कि an, ठीक है ना। ये देखो जी दसवां पद यानी a10 ज्ञात करना है। तो अब हम लोग सूत्र लिखें, तब जो सूत्र होता है भाई, क्या सूत्र होता है, तो a बराबर मतलब कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से जो है हम लोग मान रखेंगे अब, तो a10 बराबर a का मान क्या है जी, a का मान कड़ी में 2 है, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। n का मान 10 है और d का मान भी कड़ी में 2 ही आया है, ये पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। a का मान कड़ी में 2 है, d का भी मान कड़ी में 2 है, n का मान 10 है, ठीक है ना। तो ये मान हम लोग सारा पुट कर दिए। अब इसको जो है सॉल्व किया जाए। तो देखो जी कड़ी में 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, कड़ी में 2 बचा, और फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 कड़ी में 2 आया, ठीक है ना। अब 10 कड़ी में 2 आया तो फिर इसका भी आंसर कर दिया जाए। तो 10 कड़ी में 2 की जगह पर 10 दहा में 100 दूना 200, यानी कि हम लिख सकते हैं कड़ी में 200 पूरा। यानी कि ये जो दसवां पद आया आप लोगों का, ये कड़ी में 200 आया जी। तो थोड़ा पीछे जाकर देख लें विकल्प कौन सा हुआ सही। कड़ी में 200 मतलब कि ये देखो जी विकल्प नंबर सी सही है, विकल्प नंबर सी सही हुआ। कड़ी में 200 यानी दसवां पद जो है वो कड़ी में 200 आया, ठीक है। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 5 भी आप लोगों का फाइनल। चलिए ये आ गया जी प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है, वर्ग वो बारंबारता सारणी दी गई है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो सारणी बनाया जाए पहले, ठीक है ना। तो चलो जी, तो ये सारणी बना दिया गया है समय बचाने के लिए, बाकी आप लोगों को तो बना ही लेना है सारणी। अब फिलहाल तो ये जैसे OMR वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम रफ कार में करके जल्दी से आंसर ला दे रहे हैं तो और बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि ये देखो जी वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है। पद यानी x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, और पद जो है ये ज्ञात करते हैं वर्ग अंतराल से। मतलब कि वर्ग अंतराल में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं, यानी 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा और उसका आधा करेंगे तो 2.5, ठीक है। फिर 5 में 10 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 का आधा करेंगे तो 7.5। 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 का आधा 12.5। 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 का आधा 17.5, ठीक है ना। उसके बाद अब f गुणे x करना है। तो f गुणे x मतलब ये कि 2 गुणे 2.5, 4 गुणे 7.5, 6 गुणे 12.5, 10 गुणे 17.5। चलो जी सबका गुणा करके लिख दिया जाए। तो 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। फिर 4 का इसमें भी, तो 4 पचे 20 को 0 हासिल 2, 4 सते 28, 29, 30। 6 में 12.5 से गुणा करो तो 6 पचे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 एक नम 6 और 1 7। उसके बाद ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा जी 175, यानी कि 175, ठीक है ना। जब 10 का गुणा करेंगे इसमें, अब सबको जोड़ दिया जाए तो सबको जोड़ने पर आता है सिग्मा एफ एक्स, और बारंबारता भी जोड़ते हैं तो ये आता है सिग्मा एफ एफ। चलो जी ये जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा ये 5 5 10, 5 15 को 5 हासिल बचा 1, 7 3 10, 7 17 1 18 को 8 हासिल 1, 1 1 2, 285 आया ये। बारंबारता भी जोड़ा जाए तो 4 2 6, 6 12, 10 22, ठीक है ना। यानी कि हम लोग सब गुणा भाग कर लिए। अब सूत्र लिखा जाए और सूत्र लिखकर उसमें मान पुट किया जाए।
तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये देखो सूत्र हो ही गया। अब इसमें जो है जो भी मान निकला है मान हम लोग पुट कर दें। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 285 बटे नीचे सिग्मा एफ का मान 22 आया हुआ है, देख सकते हैं पीछे आप लोग 22 आया हुआ है। अब इसको जो है भाग कर दें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि भाग करने के बाद ये आ जाएगा 12.95 यानी कि यही आप लोगों का आंसर है। तो देख लिया जाए भाई विकल्प कौन सा सही हुआ। 12.95 यानी कि विकल्प नंबर सी सही है, ठीक है ना। ये देखो जी विकल्प नंबर सी सही है। 12.95 समांतर माध्य निकाले हम लोग, ठीक है। देखो 12.95। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आप लोगों का फाइनल हुआ। तो चलिए अगले भाग की तरफ। प्रश्न नंबर 7, इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। 4 ऑप्शन दे रखा है। अब चारों में से ये कोण कोण ही बराबर दिखा रखा है और क्वेश्चन में दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अर्थात समरूप वाला जो नियम हम लोग अब निकालेंगे वो दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके बीच का कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और विकल्प में कोण बराबर दे रखा है। तो दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण ये सब इसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले त्रिभुज बना ले हम लोग, चित्र बना के देख लें। देखो जी ये दो त्रिभुज बना दिया गया, ठीक है ना। अब इसमें जो है देखो क्या क्या दिया है, ए बी बाई डी ई, तो ए बी बाई डी ई, ठीक है, बराबर बी सी बाई एफ डी ये रहा जी, बी सी बाई एफ डी। तो अब इन दोनों में जी कोण कौन सा होगा, तो कोण भाई देखो दो भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तो उनके बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज एबीसी से कोण बी और त्रिभुज डीईएफ से कोण डी, ये देखो जी यही कोण जो है यहां से निकल रहा है, दो भुजाओं का अनुपात तो उनके बीच का कोण, ठीक है ना। तो यानी कि क्या निकल रहा है यहां से, कोण बी बराबर कोण डी, ये निकल रहा है जी। यही बराबर अगर हो जाए तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों समरूप हो जाएंगे। तो यानी कि इस हिसाब से जो विकल्प नंबर डी है वो सही हुआ जी, कोण बी बराबर कोण डी ही होना चाहिए, क्योंकि समरूप का जो ये नियम है भुजा कोण भुजा, तो इसमें दो भुजाओं का अनुपात तो उनके बीच का ही कोण होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग चित्र बनाकर और चेक कर लिए तो कोण बी और डी ही बराबर होगा, तभी समरूप ये दोनों ट्रिंगल होंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 7 भी आप लोगों का फाइनल। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें कह रहा है कि शीर्ष 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो यानी कि अब इसमें भी पहले चित्र बनाए हम लोग और परिमाप निकालने के लिए हमें जो है तीनों भुजाओं की लंबाई पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो जी एक त्रिभुज जैसे मान लिया जाए, एक त्रिभुज हो गया ये ए बी सी, ठीक है। ए का निर्देशांक 0,4 कर दिया जाए, बी का निर्देशांक 0,0 कर दिया जाए और सी का निर्देशांक 3,0 कर दिया जाए। देखो और अब हम लोग बारी बारी से जो है ये बीच की दूरी वाला सूत्र लगाकर बारी बारी से ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, और फिर तीनों भुजाओं का योग कर दिया जाएगा तो वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब इसके लिए जो है थोड़ा हम लोग अगले पेज पर जो है ए बी बराबर लिख दे रहे हैं, ए बी बराबर कड़ी में ही लगाना है। क्या होगा जी, देखो यहां से डायरेक्ट हम लोग जो है लगा रहे हैं, क्योंकि OMR वाला प्रश्न है, क्योंकि OMR वाला क्वेश्चन है ये, तो भाई जो है थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्णनात्मक में मिलेगा तो अच्छे से मानते हुए सब लिखते हुए हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, जैसा कि पीछे से ही हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि देखो जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 4 का, यानी कि 0
-4 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये तो 0 0 खत्म हो गया जी, -4 बचा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4। तो लो जी, ये तो हम लोग ए बी का निकाल दिए। अब इसी प्रकार बी सी का भी निकाल दिया जाए। तो बी सी वाला निर्देशांक देख लें। बी सी वाला निर्देशांक मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर, और उधर 0 - 0 का हो जाएगा। y2 - y1 का होल स्क्वायर देख लो, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर जब हटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस यहाँ तो 0 0 खत्म कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं है, लिख दो, कोई बात नहीं है। यानी कि बी सी बराबर आ गया, कुल मिला जुलाकर 3 आया। अब इसी प्रकार जो है ए सी का निकाला जाए, तो ए सी में भी जी सूत्र लगाया जाए भाई। ए सी में देख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देख लो यहाँ ए सी वाले निर्देशांक से 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ भी जी 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे -4 बचा, और फिर 3 त्रिक का 9 हुआ, 4 चौक के 16 हो गया, और 16 9 25, ठीक। और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि AC का भी निकाल दिए हम लोग। ये रहा AC, BC का भी निकाल दिए, ठीक है। और इधर AB का तो ये निकला ही पड़ा है, देख लो AB का भी हो गया। अब त्रिभुज का परिमाप हम लोग ज्ञात करें, तो यानी कि त्रिभुज का परिमाप मतलब ये कि त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है ना। तो ए बी का क्या निकाले थे हम लोग, थोड़ा पीछे देख लें। ए बी का 4, BC का 3, AC का 5, तो 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अब 4 3 7, 7 और 5 12, तो 12 इकाई ये त्रिभुज का परिमाप हम लोग 12 इकाई निकाले, ठीक है। तो भाई देख लिया जाए कौन सा विकल्प सही हुआ, 12 इकाई, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। देख लो जी 12, त्रिभुज का परिमाप जो है वो 12 है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 8 भी आप लोगों का ओके फाइनल। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 9। अब इसमें त्रिकोणमिति से दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लें हम लोग। 3 tan a बराबर 4, तो यहां से पहले tan a का मान हम लोग निकाल दें, 4/3, ठीक है। और फिर sec a का मान होगा, तो अब देखो जी एक सूत्र होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप लोग पढ़े हैं, क्लास चैप्टर 8 में आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे। इसी सूत्र के द्वारा हम लोग जो है ये मान ज्ञात कर लेंगे, sec a का मान। बाकी बाकी एक नियम और है, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बनाया जाए और पाइथागोरस प्रमेय से फिर ज्ञात किया जाए, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग tan a का जो भी मान 4/3 है वो हम लोग पुट कर दें, तो यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर a है, यानी कि ये हम लोग लिख दें a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो ये भी फार्मूला लिखे हम लोग, 1 प्लस tan a का मान जो है 3/4 है ना, यहाँ से देख लें, और 4/3 है जी, तो 4/3, 4/3 का स्क्वायर कर दें, 1 प्लस 4 चौक के 16, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना। और उसके बाद ये 9 एलसीएम जब लेंगे यहाँ पर, तो 16 9 25/9 आ जाएगा। बाकी अब एलसीएम क्या बताना, एलसीएम लेने तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। उसके बाद वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब ये कि 25 का वर्गमूल 5
और 9 का वर्गमूल 3 यानी 5/3 आंसर। ये भी ओके हुआ जी। तो देख लें जी कौन सा विकल्प सही हुआ इसमें, क्या है 5/3। तो 5/3 यानी कि विकल्प नंबर डी सही है, 5/3। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 9 भी आप लोगों का फाइनल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया प्रश्न नंबर 10। इसमें कह रहा है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। ठीक है ना। ये तो इतना मान हमें दे रखा है, हम लोग जो है जिसका मान ज्ञात करना है उसे लेकर चल रहे हैं। tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहां बीजगणित का सूत्र हम लोग लगाएंगे। बीजगणित सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। देखो जी ये फार्मूला होता है, ये बीजगणित सूत्र के आधार पर जो है हम लोग यहाँ प्रसार किए इसका। ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब मान पुट करें हम लोग, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान दे दिया है 5 माइनस 2 गुणे tan अल्फा गुणे कॉट अल्फा बराबर 1 होता है सूत्र। ठीक है। tan अल्फा गुणे कॉट अल्फा बराबर 1 सूत्र होता है। यहां पर ऐसे भी तुम tan को बदल दो, 1/cot कर दो तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, या cot की जगह पर 1/tan कर दो तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो है एक ही बचेगा। ये सब कट पिट कर tan अल्फा गुणे कॉट अल्फा बराबर 1 ही है तब। और देखो जी अब आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 × 5 = 25 माइनस 2 × 1 = 2 और ये भी घटा दो तो 23, यानी कि 23, यानी कि विकल्प नंबर सी सही हुआ। ये प्रश्न नंबर 10 ये भी छोटा ही निकला, यानी विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है। तो चलिए अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0 अंश से बड़ा या बराबर थीटा है और π/2 से छोटा या बराबर है, मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर है, उसके बाद 90 अंश π/2 मतलब 90 अंश से छोटा या बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन हम लोग लिखें, यानी कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और यहीं से अभी थीटा का मान पता चलेगा। तो एक काम कर रहे हैं, कोसेक थीटा की जगह पर 1/sin थीटा। ठीक है। और देखो जी बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल यानी कि साइन थीटा बराबर 1 ही होगा। और उसके बाद ये 1 जो है कितने अंश का मान होता है, तो साइन में 1 90 अंश का मान होता है, यानी π/2। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर π/2 आंसर, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। इसमें भी जो प्रश्न नंबर 11 है इसमें भी हम लोग थीटा का मान ज्ञात कर लिए और थीटा का मान π/2 यानी 90 अंश आया है, सही है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 11 भी आप लोगों का फाइनल। चलिए तब प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 देखो जी जो दे रखा है, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले पेपर में सॉल्व कर चुके हैं, ये फिर दोबारा मिल गया है इसी सत्र में, 2024 वाले सत्र में ही हम लोग पीछे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है ना। मतलब ये कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। तो एक काम कर रहे हैं, पहले जो दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये जो दे रखा है यहां से पहले हम लोग मान ज्ञात कर लें थीटा का, उसके बाद तब जिसका मान ज्ञात करना है उस पर हम लोग आ जाएंगे फिर। अब देखो माइनस कॉस थीटा का पहले राइट में पक्षांतर कर दें तो प्लस में हो गया कॉस थीटा। ठीक। उसके बाद इसके गुणे में 1 मान सकते हैं हम, तो अब गुणे में 1 मानकर कॉस थीटा का फिर अब लेफ्ट में पक्षांतर करो तो लेफ्ट में आएगा भाई, तो आपके बटे में होगा फिर। ठीक है ना। और देखो जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, ये देखो सूत्र होता है। और अब देखो जी ये एक टैन में कितने अंश का मान होता है, तो टैन 45 अंश का मान होता है, टैन 45 अंश का मान। ठीक है ना।
यानी कि tan थीटा बराबर tan 45 अंश। तो tan से tan कैंसिल कर दो, थीटा बराबर 45 अंश। ठीक है, तो थीटा का मान तो हम लोग याद कर लिए। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसी लेकर चले। तो अब जो है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, और यहां से जो है थीटा का मान 45 हम लोग निकाले हैं, तो थीटा की जगह पर 45 लिखा जाए। और देखो जी, अब साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, कॉस 45 अंश का भी मान होता है 1/2। और देखो जी पावर 4 है दोनों पर, तो पावर 4 जब हटाएंगे तो आ जाएगा, ये 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/4। और यहाँ भी ये देखो जी पावर 4 है, यहाँ भी जब गुणा पावर 4, जब 4 बार गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर तब अब एलसीएम ले लिया जाए, और क्या। तो 4 एलसीएम हो गया, यानी 1 + 1 अर्थात 2/4, और ये भी काटो जी, यानी कि 1/2 आंसर, यानी 1/2 आया जी। देख लो किस प्रकार पहले थीटा का मान ज्ञात किए, और उसके बाद फिर जिसका मान ज्ञात करना था क्वेश्चन में उसका मान हम लोग फिर ज्ञात किए। ठीक है ना, तो देख लिया जाए 1/2। 1/2 देखो जी आया पड़ा है एकदम, विकल्प नंबर बी सही है। ये तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प नंबर बी सही हुआ। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 12 भी आप लोगों का ओके। तो चलिए अगले भाग की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 13। अब इसमें कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। चलो जी, यानी कि पहले तो एक वृत्त बना ले हम लोग, वृत्त बना दिए हम लोग, उसके बाद स्पर्श रेखा भी खींचा जाए, ये स्पर्श रेखा जी खींच दिए हम लोग, और फिर केंद्र से इसको मिला भी दिया जाए, मिला दिया गया केंद्र से, और फिर ये स्पर्श त्रिज्या भी हम लोग, तब भाई त्रिज्या भी तो मिलाना ही है। अब देखो जी क्या क्या दिया है इसमें, ये बिंदु बताया है Q, ठीक है ना, और ये वृत्त का केंद्र O, और ये स्पर्श बिंदु P, देखो ये सब बताया है ऐसे। अब देखो प्रश्न में, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये देखो जी PQ का मान 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी 25, ये लो जी, ये 25 दे दिया है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि OP का मान हमें ज्ञात करना है, OP बराबर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये देखो जी, ये लंब अर्थात ये 90 डिग्री का कोण है तब, और 90 डिग्री का कोण बन गया तो त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, और समकोण त्रिभुज है तो भाई इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें हम लोग तब। तो त्रिभुज OPQ में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया है जी 25 OQ का मान, OP का मान ज्ञात करना है, PQ का मान 24 दिया है। अब 25 का स्क्वायर हटाएंगे 625 होगा, 24 का स्क्वायर हटाकर लेफ्ट में पक्षांतर भी कर दें तो 576 माइनस में, यानी कि OP स्क्वायर बराबर आ गया 625 में से 576 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 49। ठीक है ना, और फिर 49 का वर्गमूल भी निकाला जाए, तो 49 का वर्गमूल 7 आ गया जी, यानी यही है जी त्रिज्या की लंबाई जो है, जो वृत्त की त्रिज्या है ये 7 सेमी आया है, यानी 7 सेमी मतलब विकल्प नंबर A सही है। ठीक है ना, देख लो 7 सेमी हम लोग निकाले तो विकल्प नंबर A सही हुआ। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 13 भी आप लोगों का फाइनल। तो चलिए अगले भाग की तरफ। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। तो सबसे पहले चित्र बनाएं तभी समझ में आएगा। ये देखो जी एक वृत्त बना दिए हम लोग, उसके बाद वृत्त के बाहर एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं भी खींच दें। ये देखो जी 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी हम लोग, ये P कर दिया जा रहा है, ये
ए, इसका नाम बी और ये केंद्र ओ, ठीक है ना। अब ये मिला दें हम लोग त्रिज्या, ठीक है ना। उसके बाद देखो जी कोण, ये तो चित्र बन गया जी। अब कोण POA, तो POA ज्ञात करने के लिए इसे भी मिलाया जाएगा। देखो जी कोण POA यानी कि ये इतना ज्ञात करना है, कोण POA, ठीक है ना। तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, ये दे दिया है 80 अंश, 80 अंश बताया है, तो इसका आधा, ये आधा होता है, ये 40 अंश हुआ। और बाकी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग देखें ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज OAP में, तो हमें दो कोण पता है, तीसरा निकालना है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण पता हो जाए और तीसरा निकालना हो तो हम त्रिभुज के कोण योग का नियम लगाते हैं। त्रिभुज के कोण योग का नियम मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो है त्रिभुज के कोण योग का नियम लगाएंगे। अब ट्रिंगल कौन सा, तो ऊपर वाला ट्रिंगल लिया जाए। ट्रिंगल OAP में, ये देखो जी ट्रिंगल OAP में कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P बराबर 180 अंश। कोण O निकालना है, कोण A यहां से 90 है और कोण P 40 बराबर 180 अंश। अब 90 40 जोड़कर राइट में पक्षांतर कर दें हम लोग, तो ये आ जाएगा 90 40 जोड़ेंगे तो आ गया 130 और राइट में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हुआ, ठीक है। उसके बाद इस कोण O का नाम कोण POA बराबर घटा देंगे 50 अंश। तो कोण POA देख लिया जाए जी कौन सा सही हुआ, कोण POA बराबर 50 अंश, यानी विकल्प नंबर B सही है। देख लो जी विकल्प नंबर B सही है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का ओके हुआ फाइनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 15। इसमें कह रहा है कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें पहले तो सूत्र लिख लें हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है सूत्र। आप लोगों को पता ही होगा, पढ़े होंगे चैप्टर 11 में, ठीक है ना। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन विकल्प में मिलाया जाए तो ये तो विकल्प में है ही नहीं। देखो नीचे 360 है, तो नीचे 360 है, विकल्प नंबर डी में तो है, लेकिन वो 2 आ रहा है ऊपर, 2 पाई आर आ रहा है केवल, जो कि हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। यानी कि अब देखो क्या करना पड़ेगा इसमें हम लोग अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो अभी हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तब 360 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 720, और ये ऊपर वाला जो है गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। देखो जो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो लिखकर उसमें हम लोग 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए तो विकल्प नंबर बी वाला एकदम बिल्कुल ठीक ठाक मैच कर गया, मिल गया, यानी विकल्प नंबर बी सही है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, कैसे 2 से गुणा और 2 से भाग करके जो है विकल्प पता किया गया है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का फाइनल ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 16। इसमें कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा इसकी लंबाई 20 सेमी है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। अब 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प जो है पाई के रूप में है, यानी कि हम लोग जो है पाइप का आयतन जो फार्मूला लगाएंगे उसमें पाई का मान नहीं रखेंगे हम लोग, और बाकी पाइप को हम बेलन में लेंगे। हमेशा पाइप को बेलन में लिया जाता है, यानी कि पाइप का आयतन मतलब कि बेलन का आयतन। देखो ये सब होता है, पाई को ऐसे ही रखें। आर यहां से जो है क्या है जी, तो पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, अर्थात आर का मान जो है 2 हो गया जी, व्यास का आधा करेंगे। पाइप की लंबाई मतलब एच का मान 20 है यहां से, ठीक है ना। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 20 चौक के 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जी देखो कौन सा विकल्प, तो विकल्प नंबर डी सही है, 80 पाई सेमी क्यूब। ये आंसर हुआ जी पाइप का आयतन, ठीक है ना।
तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 16 भी छोटा था, ये भी ओके कर लिए हम लोग। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी प्रश्न नंबर 17, इसमें कह रहा है कि r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये तो केवल फार्मूला है जी, केवल फार्मूला। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है, यानी डायरेक्ट इसमें कुछ करना ही नहीं है। विकल्प नंबर सी सही है, डायरेक्ट ये बिल्कुल फार्मूला ही दे दिया है, केवल और केवल फार्मूला ही है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर होता है अगर त्रिज्या r है तब। यानी प्रश्न नंबर 17 भी आप लोगों का ओके फाइनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में माध्यक वर्ग पता करना है। तो माध्यक वर्ग पता करने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता के लिए जो है, देखो जी हम लोग यहीं पर थोड़ा सा देख ले रहे हैं। ये देखो जी समय बचाने के लिए थोड़ा लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब संचयी बारंबारता निकालें हम लोग, तो बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकालते हैं। अर्थात जो ऊपर सबसे ऊपर 2 है वो तो पहले तो वही लिखते हैं हम लोग, जो भी होता है ऊपर। उसके बाद 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे 50, और यही जो है n का मान होता है, ठीक है ना। तो माध्यक वर्ग पता करने के लिए हम n/2 करते हैं, n/2। अब n का मान 50 आया है, 50 को काटे देंगे जब तो 25 आएगा, ठीक है ना। ये देखो काट देंगे तो 25 आएगा। अब 25 हम देखेंगे संचयी बारंबारता में कि किसके अंदर 25 है। तो 25 जो है हम 40 में ही लेंगे, देख लो जी 40 में ही 25 को लिया जाएगा। आगे पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। तो जब 40 में हम लेंगे 25 को, तो 40 वाले सीध में देखो जी, 40 वाले सीध में ये देखो जी ये बना हम लोगों का माध्यक वर्ग, यानी 30 से 40, यानी जो माध्यक वर्ग बना हम लोगों का वो 30 से 40, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। देख लो जी विकल्प नंबर सी सही है, 30 से 40 माध्यक वर्ग बना, ठीक है ना। यानी ये प्रश्न नंबर 18 भी आप लोगों का फाइनल ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 19 आ गया जी। प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक 30 तथा 35 है तो इसका बहुलक होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कई बार सॉल्व कर चुके हैं और फिर जो है सॉल्व कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इसका एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो 3 गुणे माध्यक कितना है जी, माध्यक जो है यहाँ से 35 है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य जो है 30 दे रखा है। अब देखो जी 35 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 105, और 30 दूना 60, ठीक है। और 105 में से 60 घटाएंगे तो 45, यानी कि विकल्प नंबर बी सही हुआ, ठीक है। तो ये देखो प्रश्न नंबर 19 भी ओके फाइनल किए हम लोग। तो चलिए अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लिया जाए। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता। अब देखो जी इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसमें आप लोगों को याद कर लेना है, याद रखना है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये तो आप लोग को याद रखना है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और भी नियम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा है तो भाई निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। यानी विकल्प नंबर डी इसमें सही हुआ। तो इस प्रकार आज हम लोग ये सन 2024 का पेपर कोड 822 HZ में OMR वाले प्रश्न 1 से 20 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए जी, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में इसी सेट का जो है खंड ब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। खंड ब शुरू किया जाएगा लेकिन इसके अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।